स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल विद्या मंथन में। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में दिए गए सभी प्रश्नों को विस्तार से समझने का प्रयत्न करेंगे। इससे पहले मैंने इसी चैप्टर का 2 वीडियो दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देख लें ताकि इस वीडियो को समझने में, इस वीडियो में दिए गए प्रश्नों को समझने में आपको कोई कठिनाई न हो। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस मीथेन CH4 को अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल तो निकलता है, साथ ही साथ ढेर सारी ऊष्मा ऊर्जा के रूप में निकलती है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका दूसरा और बहुत सारा उदाहरण है जिसे हम ले सकते हैं। जैसे चूने को अगर खरीद के हम बाजार से लाते हैं और पानी में डाल देते हैं तो ठंडे पानी में डालने से ही चूना धीरे धीरे उबलने लगता है, काफी गर्म हो जाता है वो। यह भी ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का ही उदाहरण है। अगला प्रश्न है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, कैसे? तो जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया में भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट जो पाया जाता है, जैसे हम लोग चावल खाते हैं या रोटी खाते हैं तो आलू खाते हैं, इन सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो वो कार्बोहाइड्रेट अंततः पचने के बाद ग्लूकोज बनता है और यह ग्लूकोज हमारी शरीर की कोशिकाओं में जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में जाके उसको जलाया जाता है, वो दहन होता है उसका, ऑक्सीजन की उपस्थिति में वह जलता है और ऊर्जा मिलती है उससे, एटीपी के रूप में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में वह ऊर्जा मिलती है। इस प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। चूंकि श्वसन क्रिया के उपरांत ऊर्जा निकल रही है और हम जानते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊर्जा निकलती है, इसीलिए श्वसन को भी हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। यहां मैंने इसका रिएक्शन भी दिया है। ये C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसका दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलता है और साथ ही साथ ऊर्जा निकलती है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने में ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3, जिसे लाइमस्टोन या चूना पत्थर भी कहते हैं या चूना प्रस्तर इसे कहा जाता है, इसको जब गर्म किया जाता है तो CaO क्विक लाइम, जिसे अनबुझा चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, उसमें टूट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो किसी भी अभिक्रिया के संपन्न कराने के लिए अगर ऊष्मा देना पड़े तो उसे ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। लाइमस्टोन जो होता है, चूना पत्थर जो होता है, इसे माइनिंग करके नीचे से निकाला जाता है और इसको गर्म किया जाता है, इसे कोयले के साथ इसे जलाया जाता है, तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाता है और बचने वाला जो पदार्थ होता है वो चूना होता है, जिसे पैकेट में डाल के बाजार में बेचा जाता है। जिसे सफेदी करने के लिए हम बाजार से खरीद के लाते हैं और पानी में डाल देते हैं। पानी में डालने के बाद यह CaOH2 में चेंज हो जाता है, जिसे बुझा हुआ चूना कहा जाता है, और इसी के विलयन से हम लोग घर में अपना सफेदी करते हैं। आइए अगला देखते हैं। प्रश्न है, संक्षारण किसे कहते हैं? जब किसी धातु को खुली हवा में छोड़ दिया जाता है तो धातु हवा में उपस्थित ऑक्सीजन तथा नमी के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड की एक परत अपनी सतह पर बना लेती है। इससे धातु खराब होने लगता है, इसी को संक्षारित होना भी कहते हैं।
और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहा जाता है। जैसे लोहे को अगर हम खुली हवा में छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर एक भूरे रंग का पपड़ीदार परत जम जाता है जिसे जंग कहते हैं। वह जंग आयरन ऑक्साइड का ही एक परत होता है। जंग जो है लोहे पर लगा हुआ जंग संक्षारण का एक उदाहरण है। ये स्पेशल केस होता है संक्षारण का। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो पदार्थ X का नाम और इसका सूत्र लिखिए। यह आपका NCERT बुक का क्वेश्चन है। तो पदार्थ X का नाम कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO। पदार्थ X जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। CaO को H2O के साथ जब डाला जाता है, H2O के साथ मिलाया जाता है तो ये CaOH2 में बदल जाता है। इसी का उपयोग हम लोग सफेदी में करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्रियाकलाप 1.7 में एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दुगनी क्यों है? उस गैस का नाम बताइए। यह NCERT बुक का प्रश्न है। इसको समझने के लिए हमें क्रियाकलाप 1.7 को भी समझना होगा। क्रियाकलाप 1.7 में वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण दिया गया है। यहाँ जल का वैद्युत अपघटन दिखाया गया है। जल के वैद्युत अपघटन के उपरांत हमें जल का जो अवयवी पदार्थ होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वह प्राप्त होगा। तो क्रियाकलाप 1.7 में वियोजन अभिक्रिया जो विद्युत धारा के प्रवाह द्वारा हो रहा है का एक उदाहरण है। चूंकि जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, इसमें जल अपने अवयवी घटक मतलब जिससे जल मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, उसमें टूट जाता है। जल के अणु में हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन से दुगनी होती है, इसलिए परख नली में हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से दुगनी मात्रा में एकत्रित होती है। प्रश्न है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो हम जानते हैं लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विस्थापन अभिक्रिया होती है। लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए कॉपर के विलयन से, कॉपर सल्फेट के विलयन से लोहा कॉपर को हटा देता है और उसका स्थान ले लेता है और आयरन सल्फेट का यौगिक बना लेता है। चूंकि आयरन सल्फेट का रंग भूरे रंग का होता है और पहले कॉपर सल्फेट का विलयन नीले रंग का होता है, कॉपर सल्फेट के विलयन से आयरन सल्फेट का विलयन बन जाता है तो जो भूरे रंग का होता है। इसलिए लोहे की कील को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है। अगला प्रश्न है, क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण देना है। द्विविस्थापन अभिक्रिया का 1.1 क्रियाकलाप एक्टिविटी में जो दिया गया है उदाहरण, वहां BaSO4 बनता है। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो अवक्षेपण अभिक्रिया का भी एक उदाहरण है। तो उससे भिन्न उदाहरण देने के लिए बोला जा रहा है, तो मैंने यहां दिया है NaCl प्लस AgNO3 NaNO3 प्लस AgCl बनता है। यहां पर आयनों का स्थानांतरण होता है। हम जानते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का स्थानांतरण होता है। यहाँ Cl आयन जो है वह Ag के साथ चला जाता है, NO3 आयन Na के साथ चला जाता है। तो यह द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्न अभिक्रिया में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। तो उपचयन और अपचयन अभिक्रिया हम लोग पहले ही पढ़े हैं। उपचयन अभिक्रिया क्या होता है? तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन की कमी होती है, दोनों ही स्थिति में हम लोग उसे उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? तो हाइड्रोजन की वृद्धि होती है या ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन अगर कम होगा तो हम उसे अपचयन अभिक्रिया कहेंगे और जिस पदार्थ से कम होगा उसे अपचयित पदार्थ कहेंगे। उपचयन में भी इसी प्रकार का है कि जिस पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी उसे हम उपचयित पदार्थ कहेंगे, या हाइड्रोजन की कमी होगी उसे हम
उपचयित पदार्थ कहेंगे। तो यहाँ फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, उदाहरण दिया हुआ है 4Na ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो 2Na2O बना रहा है। तो सोडियम Na में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए Na का यहाँ पर उपचयन हो रहा है। Na उपचयित पदार्थ है। दूसरी अभिक्रिया दी गई है CuO। तो इसमें H2 का रिएक्शन होने से Cu से मतलब कॉपर से ऑक्सीजन हट रहा है, तो यहां पर Cu का अपचयन हो रहा है। तो Cu यहां अपचयित पदार्थ है। प्रश्न है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 2PbO + C गिव 2Pb + CO2। तो इसमें Pb जिसे शीशा लेड कहते हैं और C कार्बन का संकेत है, ये हम जानते हैं। ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। शीशा अपचयित हो रहा है। अपचयित मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। पीबी से ऑक्सीजन हट रहा है तो निश्चित रूप से शीशा का अपचयन हो रहा है, शीशा अपचयित पदार्थ होगा। हम लोग को असत्य ढूंढना, ये तो सत्य है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित नहीं हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। कार्बन उपचयित हो रहा है। सी नंबर ऑप्शन सही है। बी नंबर ऑप्शन गलत है, असत्य। हम लोग को असत्य ढूंढना है। अच्छा, अगला देख लेते हैं। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। लेड मतलब शीशा, तो लेड ऑक्साइड अपचयित नहीं हो रहा है, लेड अपचयित हो रहा है, क्योंकि लेड से शीशे से ऑक्सीजन हट रहा है। तो यहाँ आप लोग का एनसीईआरटी जो बुक है उसमें 1 से लेकर 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है, इसमें से एक भी ऑप्शन सही नहीं है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो इसका सही आंसर मैंने दिया है, इसका सही आंसर होगा बी एवं डी। बी में है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है और डी में है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। ये ही इसका सही आंसर होगा। प्रश्न है Fe2O3 + 2Al गिव देता है Al2O3 + 2Fe। इसमें बोल रहा है ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके एकल उत्पाद देता है। बायां पक्ष में 2 या 2 से अधिक होगा, लेकिन दायां पक्ष में एक ही होगा, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। सब जुड़ के एक पदार्थ प्राप्त होगा। द्विविस्थापन में क्या होता है? आयनों का स्थानांतरण होता है। 2 यौगिक रहेगा अभिकारक में, बायां पक्ष में 2 पदार्थ रहेगा जिसमें दोनों में यौगिक रहेगा। तो इसमें तो यौगिक केवल Fe के साथ है, FeO2O3 यौगिक है, 2Al ये तो यौगिक नहीं है, ये तत्व है, तो ये भी गलत होगा। तो वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद देता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो इसमें तो एकल अभिकारक नहीं है, बायां पक्ष में 2 पदार्थ दिया हुआ है, तो ये भी गलत है। तो निश्चित रूप से यह विस्थापन अभिक्रिया होगा। विस्थापन अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील तत्व द्वारा कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दिया जाता है। एल्यूमिनियम Fe से अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए एल्यूमिनियम जो है Al वो Fe को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है और उसका स्थान लेता है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए विस्थापन अभिक्रिया। प्रश्न है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? लौह चूर्ण मतलब आयरन का चूर्ण है वह, उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक HCl डालते हैं तो क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो आयरन क्लोराइड तो बनेगा, HCl के साथ जब आयरन का Fe का रिएक्शन होगा तो वहां डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विस्थापन अभिक्रिया होगी। आयरन जो है वो HCl में H को विस्थापित कर देगा और Cl के साथ वह यौगिक बना लेगा। H मतलब हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, तो हाइड्रोजन गैस जिसमें निकल रहा है, पहला नंबर ऑप्शन जो है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, यही इसका सही आंसर होगा। प्रश्न है, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से
सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है, इसका अभिक्रिया लिखना है। तो AgNO3 ये सिल्वर का यौगिक है, इस रूप में भी सिल्वर प्राप्त होता है हम लोगों को। तो उससे विस्थापन अभिक्रिया द्वारा सिल्वर प्राप्त किया जाता है, चांदी को प्राप्त किया जाता है। तो Cu+2 AgNO3 देता है CuNO3 प्लस 2Ag। यही इसका अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तो इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का क्या नाम है? तो भूरे रंग का जो चमकदार तत्व है वह तांबा है, कॉपर है, जिसको वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह उपचयित हो जाता है, उसका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन वहां होता है और कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनता है जो काले रंग का होता है। तो इसका अभिक्रिया भी मैंने यहां नीचे दिया है, 2Cu + O2 देता है 2CuO। अगला देखते हैं। प्रश्न है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है। लोहा अत्यंत अभिक्रियाशील तत्व है। अगर इसे खुली हवा में छोड़ दिया जाए तो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन और नमी से यह अभिक्रिया कर लेता है और आयरन ऑक्साइड की एक पतली परत इसकी सतह पर जम जाती है, जिसे जंग भी कहती है, भूरे रंग का होता है। इससे लोहा खराब होने लगता है, अर्थात संक्षारित होने लगता है। इसलिए लोहे की वस्तुओं में ऐसा किया जाता है कि लोहा का जो वस्तु है ऑक्सीजन और नमी के साथ उसका सतह का संपर्क न हो, इसलिए इसकी सतह पर पेंट का एक पतला परत चढ़ा दिया जाता है, जिससे लोहा ऑक्सीजन और नमी से अभिक्रिया नहीं करता है और सुरक्षित रहता है। तो खराब होने से, लोहे की वस्तु को खराब होने से बचाने के लिए उसे पेंट किया जाता है। अगला प्रश्न है, विकृत गंधिता क्या है? तो तेल तथा वसायुक्त खाद्य सामग्री को अगर खुली हवा में छोड़ दिया जाता है तो उसका अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ हो जाता है। इससे क्या होता है, उसका गंध तथा स्वाद दोनों बदल जाता है। तेल तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों के इसी गुण को विकृत गंधिता कहा जाता है। प्रश्न है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो हम नाइट्रोजन, जैसे तेल और वसायुक्त जो खाद्य सामग्री होता है, बाजार में लेज कुरकुरे वगैरह जो मिल रहा है, देखिएगा पैकेट में हवा भरा रहता लगता है, तो उसमें हवा के रूप में नाइट्रोजन गैस डाला हुआ रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो हम जानते हैं जब तेल तथा वसायुक्त खाद्य सामग्री को खुली हवा में छोड़ दिया जाता है तो वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है, जिससे उसका गंध और स्वाद दोनों बदल जाता है। इसे विकृत गंधिता भी कहते हैं। तेल और वसायुक्त खाद्य सामग्री का यह गुण है। अतः तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए उन्हें नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। उसमें से ऑक्सीजन गैस निकाल के उसमें नाइट्रोजन गैस डाल दिया जाता है। नाइट्रोजन गैस कम अभिक्रियाशील तत्व है, यह जल्दी किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, इससे वह खाद्य सामग्री जो है महीनों सुरक्षित रहता है। तो उम्मीद है आप सभी के लिए यह वीडियो काफी उपयोगी होगा। आगे मैं इसी चैप्टर का एक और वीडियो दूंगा जिसमें समीकरण को संतुलित करने वाला जो प्रश्न सब छूट गया है उसे मैं कवर करूंगा। धन्यवाद।